हाँ जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning. तुम्हारा टेस्ट था 25 अक्टूबर को, एसीटी कैसा हुआ? हाँ जी, अमोल, अनिकेत। ठीक था, उतना भी अच्छा नहीं था। क्यों? क्या खराब गया? चैप्टर्स पूरा भूल गया था, उसके 4-5 क्वेश्चंस हुए ही नहीं, छोड़ दिया। इसके कौन से टॉपिक के? इंडक्टर्स। क्या बात कर रहा है? हाँ सर, वो सर्किट को सॉल्व करने वाले। एलआर सर्किट सॉल्व करने वाले? हाँ सर। ऐसे मत कर यार। सर पता नहीं, वो हो ही नहीं रहा था एग्जाम के टाइम पे। मुझे तो पेपर को देख के एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा जो नया हो। कुछ नया था क्या उसमें? नहीं सर, पता नहीं क्या हो रहा है। सर प्रैक्टिस करूंगा वो। रिवीजन मोड में लेकर आओ, अपने को पैरेलल में प्रैक्टिस करते रहो। तेरा भी अनिकेत, तो तेरा कैसा हुआ? सर मतलब ठीक था, मिस्टेक्स हो गई थोड़ी। क्या स्कोर आ रहा है? अराउंड 89 आउट ऑफ 132। 89 आउट ऑफ 132। ये किसका? फिजिक्स? दोनों फिजिक्स? पेपर लगा। हाँ सर, फिजिक्स। अच्छा। और बाकी सब्जेक्ट्स में? बाकी टोटल मिला के 280 आ रहा है आउट ऑफ वन पेपर 198 का था, 396 में। 396 में से 280। कितने परसेंट हुए ये? अराउंड 70। और आदर्श? सो मेरा बहुत बुरा गया बुरा बुरा कुछ नहीं होता, स्कोर बता। टेंशन सर। कुछ 6 मिस्टेक हुए दोनों पेपर में। पूरा 1/3 रॉन्ग हो गया, 18 क्वेश्चन थे टोटल। अच्छा, 6% रिटर्न हुआ मतलब तेरा। तुम लोगों को दूं ये जो अनवय वाला बैच है, आप लोगों को दूं पेपर कॉमन टेस्ट का, या मिला आपको? क्या दिया आप? नहीं सर, नहीं मिला। शेयर करूं तुम लोगों के साथ? सॉल्व करोगे टाइम बाउंड? हाँ सर। हाँ सर। क्या पेपर 1 पेपर 2 6 घंटे का पेपर है, पूरा सॉल्व करना आपने, ठीक है? यस मैं ग्रुप सर ये 25 अक्टूबर वाला है। हाँ हाँ सर, सोनू सर, ये सर ने एक भेजा है। डाला सर था। मिला है वो, सर 25 का मिला है। मिला है। मिला 25 का एसीटी ना? हाँ हाँ सर। हाँ सर, ठीक है, उसको सॉल्व करो, फिर मुझे स्कोर्स बताओ अपने। ठीक है यस हाँ सर। सर। आर्यन, हाँ सर। क्या स्कोर? आर्यन आर्यन दूसरा, आर्यन शर्मा। 243। आउट ऑफ 396। हाँ सर। वो अनिकेत से भी पीछे है। हाँ सर, पेपर 2 में बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी थी। किस चीज में? बस सारे सब्जेक्ट्स में की, केमिस्ट्री में नहीं की, मैथ्स फिजिक्स में की। क्यों? फिजिक्स के पेपर में तो कुछ भी नया नहीं था। ना मिस्टेक्स हो गई बहुत सारी। मतलब क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, लॉजिकल मिस्टेक होगी, क्या किया? हाँ सर, कैलकुलेशन मिस्टेक और क्वेश्चन रीड करने में। जल्दी में था क्या? हाँ जी, नकुल, ऐश्वर्या, आप लोग इसका फिजिक्स वाला पार्ट सॉल्व करके मुझे अपने स्कोर्स बताओगे, ठीक है? हाँ सर। पेपर डाल दिए मैंने ग्रुप पे ना तुम्हारे। चलो जी, मॉडर्न फिजिक्स की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, दिख रही है? सर। चलिए ठीक है, तो मॉड्यूल मॉडर्न फिजिक्स का
आप सब लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, मैं व्हाट्सएप पे खोल ले रहा हूँ ग्रुप मॉड्यूल अपने सामने, क्वेश्चन पूछते जाओ, मैं बताता जाता हूँ। यूनिट 10 है ना? हाँ जी। बोलो पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर। सर कट ऑफ पोटेंशियल भी स्टॉपिंग पोटेंशियल ही होता है ना? हम्म सर हम्म सर पेज नंबर 17 का 6th वाला। पेज नंबर 17 का 6 वाला। उसमें वो एटम्स कितने रहेंगे वो नहीं समझ रहा मतलब। जितने मर्जी ले लो, एटम्स कितने रहेंगे? 3 photons coming from emission spectra of a hydrogen sample, ये हाँ सर। energies are 12.1, 10.2 and 1.9. The photons must come from कौन कौन से ट्रांजिशन है ये? सर 12.1 वाला तो मतलब 3 से 1 तक है, 10.2 2 से 1 तक है, और 1.9 3 से 2 तक है। तो कम से कम 2 एटम होने जरूरी हैं। एक एटम ने सीधे 3 से 1 वाला ट्रांजिशन शुरू किया होगा और एक एटम ने 3 से 2 और 2 से 1 वाला किया होगा। हाँ सर ठीक है, समझा। कम से कम 2 एटम्स होने जरूरी है ना? हाँ सर। और बोलो। सर पेज नंबर 16 पे जो इलस्ट्रेशन 8 है सर, उसमें जो रिकॉइल की एनर्जी होगी वो कहाँ से आएगी, मतलब एटम के पास? तो इसके लिए आपके पास क्वेश्चन है। एक हाइड्रोजन एटम है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, एक हाइड्रोजन एटम है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, इसको होल्ड करके रखा हुआ, रिकॉइल नहीं करने देता हूं, तो ये एक फोटोन एमिट करता है एफ फ्रीक्वेंसी का। एम नॉट हमारे हाइड्रोजन एटम का रेस्ट मास है, सी हमारे स्पीड ऑफ लाइट है। अगर ये हाइड्रोजन एटम फ्री होता तो कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट करता? समझ आया क्वेश्चन? तो वो जो एनर्जी आती है वो नेग्लिजिबल है, तो फिर मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अब तो क्वेश्चन ही ये पूछ लिया ना मैंने। हाँ सर ये ठीक। समझ आया किसने पूछा था वो क्वेश्चन की एनर्जी कहाँ से आती है? हाँ सर, अनिकेत। हाँ, तो वो जो फोटोन है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नहीं निकलेगा, वो उससे थोड़ा सा कम निकलेगा। अब आपको आंसर प्लैंक्स कांस्टेंट एच, एफ रेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, एम ले लेते हैं, एम नॉट नहीं लेते, रेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और सी स्पीड ऑफ लाइट, एम नॉट ही लिखते हैं। चलो इसकी टर्म्स में ये बताना है कि अगर हाइड्रोजन एटम रिकॉइल नहीं करता तो वो एफ फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट करता, अगर वो रिकॉइल कर सकता है तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट करेगा। फाइंड फ्रैक्शनल ड्रॉप इन फ्रीक्वेंसी। Everybody is clear with the question? अभी नकुल आ गया कि नहीं? उसका आंसर आ गया था सबका, रिकॉइल स्पीड का 3 के आसपास आता है, 3 मीटर पर सेकंड के आसपास। तो मेरा 3.4 हाँ आया। सर।
हाँ मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, कोई 3.02 बता रहा, कोई 3.4 बता रहा, मुझे याद है 3 के आसपास आता है। सर वो 13.6 डिवाइडेड बाय 4 आया। हाँ तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई ना वो, हाँ वही 13.6 डिवाइडेड बाय 4, ये तो एनर्जी होती है उसकी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन से किया था। मोमेंटम कंजर्वेशन से ही करना है, तो जितना फोटोन का मोमेंटम आगे की तरफ होगा हाँ उतना ही हाँ हमारे हाइड्रोजन। का पीछे की तरफ होगा, डिवाइडेड बाय m कर दो बस। Yes. तो HF बाय m तो 6.63। HF की वैल्यू, सॉरी HF नहीं, H by lambda. H बाय लैम्डा, और लैम्डा को क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू F लैम्डा, तो C बाय F है ना, तो HF हाँ. बाय हो गया। और HF की वैल्यू शायद आपको मालूम है कितनी है, HF की वैल्यू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में था Yes, sir. 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27, और C हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ तो लगभग 3 के आसपास आएगा। 27, 8, 19 कट जाएगा, ये इससे काट दिया, इससे ये 3 बच गया, लगभग लगभग 3 के आसपास, ऑर्डर 3 का आएगा उसका, मतलब मैं केवल आपको रफ आइडिया ये दे रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। नकुल जी आ गए? ये ज्वाइन ही नहीं कर पाया अभी तक यार, उसको कुछ दिक्कत हो गई है। नहीं से आया हूँ मैं। आ गया? दिख नहीं रहा है, अच्छा ऊपर है। ऐसा क्वेश्चन मैकेनिक्स में भी आपको देखने को मिलेगा, सिमिलर क्वेश्चन, कि एक गन है और इस गन का मास कैपिटल M है, और ये बुलेट फायर कर सकती है मास M की, और अगर इस गन को होल्ड करके रखते हैं, इफ द गन इज हेल्ड एट रेस्ट बाय सम एक्सटर्नल एजेंट एंड देन इट फायर्स, तो इसमें से जो बुलेट निकलती है वो U स्पीड से निकलती है। लेकिन अगर ये गन फ्री टू रिकॉयल है, अगर ये वाली गन फ्री टू रिकॉयल है, तो इसमें से बुलेट स्पीड से निकलेगी। सर m0 c square into root over 1 plus 20.4 by m0 c square. ये सर किस मतलब वो ये एच एफ प्राइम है सर, तो वो 2HF होगा ना, 20.4 है तो, और ये जो रूट वाला टर्म है इसके बाहर -1। -1 मतलब? सर मतलब m0 c square होल इनटू रूट ओवर 1 plus 2HF by m0 c square -1।
ऐसे। हाँ सर। तो ये अप्रोक्सीमेटली एच एफ बाई एम नॉट सी स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ से तो तेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली एच एफ ही आ गया। तो मतलब एम नॉट सी स्क्वायर तो बहुत ही बड़ा होता है ना। नहीं बट ये इसमें कुछ ज्यादा अप्रोक्सीमेशन होगी ना यार, एक लेवल तो बचना चाहिए था ना यार। चलो पहले तो ये समझते हैं कि मेरे को जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसमें मुझे बोला गया है कि हाइड्रोजन एटम को होल्ड करके रखा गया रेस्ट पे, तो उसने एफ फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट किया, इसका मतलब एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस इज एच एफ। केस वन में वो सारी की सारी एनर्जी फोटोन ले जा रहा है, लेकिन केस टू में वो जो एनर्जी एच एफ रिलीज हुई है हाइड्रोजन में डी एक्साइटमेंट से, वो डी एक्साइटमेंट से जो एनर्जी रिलीज हुई वो एक फोटोन के पास गई होगी और एक हमारे रिकॉइलिंग हाइड्रोजन एटम के पास गई होगी। और जो रिकॉइलिंग हाइड्रोजन एटम है उसका मोमेंटम उतना ही होगा जितना कि आगे की तरफ हमारे फोटोन का मोमेंटम है बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पी की वैल्यू एच एफ प्राइम बाय सी, तो एच एफ इज इक्वल टू एच एफ प्राइम प्लस पी की वैल्यू पुट करेंगे तो एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर बाय टू एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गई। यहाँ से आपने मुझे एफ डैश एज अ फंक्शन ऑफ एफ निकाल के दिखाना है। यही क्वेश्चंस लगाइए। हाँ सर। तो यहाँ से मेरे पास एच एफ प्राइम कॉमन आ गया और 1 प्लस एच एफ प्राइम बाय 2 एम नॉट सी स्क्वायर बच गया। तो एफ प्राइम की वैल्यू एफ, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू को मैं, ये बहुत कम है तो ये एच एफ प्राइम बाय 2 एम नॉट सी स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली मैं एच एफ बाय 2 एम नॉट सी स्क्वायर लिख लेता हूँ। या आप ऐसे करो कि एफ प्राइम को एफ प्लस डेल्टा एफ पुट कर लेते हैं और डेल्टा एफ आपको निकालना है, तो वैसे भी सोच के कर सकते हो आप। तो मैं इसको एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ इंटू 1 माइनस एच एफ अपॉन 2 एम नॉट सी स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास एफ डैश माइनस एफ बाई एफ की वैल्यू एच एफ बाई 2 एम नॉट सी स्क्वायर आ गई। So this is the fractional change in frequency with a negative sign. अदरवाइज आप इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करके बाद में अप्रोक्सीमेशन ले लो, वहां से भी आप यहीं पहुंचेंगे। चेक करो, मैंने एक अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे ले ली जो शायद आपको पसंद ना आई हो, मैंने यहाँ पे एफ डैश को एफ लिख लिया। सर वो समझ नहीं आया वो क्या क्यों किया और वो कैसे। बिकॉज आई नो कि जो मेरा ये वाली चीज है एम नॉट सी स्क्वायर, ये एच एफ के मुकाबले में काफी ज्यादा होती है। हाइड्रोजन एटम की अगर मैं रेस्ट मास एनर्जी की बात करूं एम नॉट सी स्क्वायर, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू दिस वैल्यू। ये अपने को न्यूमेरिकली मालूम है कि ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है और ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा की है। इलेक्ट्रॉन का ही रेस्ट मास मैंने आपको याद करवाया था 0.511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो उसका 2000 गुना आएगा। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का है। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो बहुत लार्ज है, तो दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल। तो एफ डैश इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी इक्वल टू एफ। नहीं पसंद आ रहा है तो ऐसा करते हैं, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ और मैं क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेता हूँ। तो एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच एफ प्राइम माइनस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच एफ इज इक्वल टू 0। और यहाँ से एफ प्राइम की वैल्यू माइनस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच प्लस
square root of 4 m naught square c raised to power 4 h square plus 8 m naught c square h की power 4 तो पावर 3 h की power 3 into सर आपने f वो f नहीं लिखा वहाँ पे, upon तो माइनस में वो f भी आएगा ना? नहीं कौन सॉरी सा सॉरी कौन सा f नहीं सर कुछ नहीं। तो यहाँ से मैंने f प्राइम की वैल्यू निकाल ली। अब आप इसको सिंपलीफाई करो और वहाँ से चेक करो, अप्रॉक्सीमेशन लेके आप इसी आंसर पे पहुँचने चाहिए। सर वो जो मैंने लिखा था वही आ रहा था, वो अप्रोक्सीमेशन कैसे? ये आ रहा था तेरा सॉल्व करके। हाँ सर नॉट सी स्क्वायर इंटू, अच्छा मेरी गलती है, मैंने गलत किया ना। इसमें इसकी एक और टर्म लिखनी चाहिए, मेरी गलती है ना। 1 प्लस 2 HF बाय एम नॉट सी स्क्वायर की पावर -1/2 है ना। हाँ सर ठीक है, उससे आ जाएगा। इसकी एक और टर्म लिख लेना, 1 प्लस NX प्लस N इंटू N-1/2 इसका हाँ सर वो लिख के देख। इससे तो बराबर आ गया ना, तो वो वाली अप्रॉक्सीमेशन ठीक नहीं है ना। बाइनोमियल तो वहां तक लेनी पड़ेगी ना जहां तक कोई टर्म बचे, वैनिश थोड़ा कर देंगे हम। हाँ सर सॉल्व करो, बाकी लोग भी नोट करो, मैं आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। और ये गन वाला क्वेश्चन सॉल्व करो।
हाँ जी, मैच कर रहे हैं अब आंसर दोनों तरफ से क्या? नहीं सर, नहीं कर रहा। इससे 4 आ रहा है नीचे। कौन से वाले मेथड से? ये वाले क्वाड्रेटिक से? सर क्वाड्रेटिक से हाँ ऐसा सर। बिल्कुल नहीं। मैंने तो अब मुझे 3hf/2m0c² -1 आया। चलो एक बार इस क्वाड्रेटिक को मैं आगे सिंपलीफाई करता हूँ। तो यहाँ से f प्राइम की वैल्यू मैंने निकाल ली और ये आ जाएगी हमारी, सेपरेट करके अगर लिखें तो -m0c²/h। ये फ्रीक्वेंसी लग रही है सुनने में, mc² होता है, हाँ ठीक है, प्लस √ऑफ m0² c⁴ अपॉन h² प्लस 2m0c² hf, ऐसा, ठीक है। तो -m0c²/h प्लस इसमें से hf में कॉमन निकाल लेता हूं, या कौन ज्यादा होगा? एच नीचे है। एच नीचे है। इसमें तो सेकंड टर्म में रुका। ठीक है, इसमें से अब m0c² बाहर निकाल लेता हूं, बाई h² भी बाहर निकाल लेता हूं, बाई h, ये बाहर आ गया और ये बचा 1 प्लस 2hf अपॉन m0c²⁴ f प्राइम। तो f प्राइम की वैल्यू -m0c²/h प्लस m0c², तो m0c²/h सारे में इसी कॉमन ले लेते हैं ना, यही बता रहा था ना तो आंसर शायद कुछ। हाँ सर, हाँ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2hf/m0c²⁴ है ना। इसमें से मैं m0c²/h कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ ऑफ 2hf/m0c² प्लस हाफ इंटू माइनस हाफ इंटू 2hf/m0c² का होल स्क्वायर, राइट, -1। ठीक है, ये इससे कट गया और अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक बचेगा f और एक बचेगी टर्म माइनस h² f² अपॉन m0c² का होल स्क्वायर, हाँ सर, वही आ रहा है। और एक 2 भी बचेगा। नहीं, उसको नहीं 4 सर, 2 और नहीं 4, बचे। तो 4 और 4 कट जाएंगे। 4 और 4 कैंसिल। तो f प्राइम की वैल्यू f माइनस दिस, तो f प्राइम सर वो बाहर का m0c²/h, उससे भी तो ये मल्टीप्लाई होगा हाँ, सेकेंड टर्म। तो f²/m0c²। तो मैंने ऐसा नहीं निकाला था क्या आंसर हाँ सर, हाँ सर। है? सर एक्स्ट्रा का 2 आया था यहाँ पे। एक मिनट, मेरे में एक 2 आया, तुम्हारे में नहीं, इसमें 2 नहीं आया ना, एक मेरे वाले में एक 2 आ रहा था।
HF इज HF प्राइम प्लस P स्क्वायर बाय 2M। P को लिख दिया मैंने HF बाय C, तो 2 तो बचेगा ही बचेगा हमारा, तो 2 बच रहा है। यहाँ पर 2 गड़बड़ हो गई है, ध्यान से फिर से कैलकुलेशन चेक करते हैं। ये रही इक्वेशन मेरी ओरिजिनल, तो माइनस पी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC बाय 2, तो ये 2 का स्क्वायर 4 गया, तो 2 बचा, 2 बचा, 2 बचा। यहाँ तक तो ठीक लिखा हुआ लग रहा है। n इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 भी तो होता होगा। हाँ सर। यार तुमने इतनी मेहनत करवा दी मेरे से, मेरा आंसर पहली बारी में ठीक था। है ना, ठीक था ना मेरा आंसर? हाँ हो गई तसल्ली। शुरू में निकाल लिया था मैंने आंसर। चलो नोट कर लो भाई लोग। सर रिकॉयल वाले में क्या करना था? दो इसमें किया, वही उसमें करना था। मतलब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, ये नोट कर लिया भाई सभी ने? सर एक सेकंड। हाँ सर, वो रिकॉइल वाले में गन का मास मच मच ग्रेटर देन बुलेट ले सकते ना? नहीं नहीं, फिलहाल नहीं लेना, नॉर्मल लेके करो। कर लिया नोट? हाँ सर। ठीक है। एक गन वाले क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन था कि अगर एक गन को होल्ड करके रखता हूं तो उसमें से जो बुलेट निकलती है वो यू स्पीड से निकलती है, और अगर हमारी गन फ्री टू रिकॉयल होती तो उसमें से बुलेट कितनी स्पीड से निकलती। तो यू प्राइम को आपने यू का, स्मॉल एम का और कैपिटल एम का फंक्शन बना के दिखाना है। सर आंसर आया मास ऑफ बुलेट इनटू, एक मिनट सॉरी पहले सर, रूट ऑफ मास ऑफ गन स्क्वायर प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू मास ऑफ गन। एम स्क्वायर प्लस एम एम। नहीं नहीं सर, अगर आप कैपिटल एम स्मॉल एम किसको बोल रहे हो? हाँ क्या बराबर, अपॉन स्मॉल एम स्क्वायर इनटू यू। हाँ ठीक है, देखते हैं बाकियों को आने दें। हाँ जी, और कोई आंसर? लॉजिक वही है यार, एनर्जी रिलीज सेम है। हाफ एम यू स्क्वायर हमारी जो गन पाउडर से एनर्जी रिलीज हुई है वो, तो फर्स्ट इक्वेशन आपको ये बता रही है कि एनर्जी रिलीज हाफ एम यू स्क्वायर है, और सेकंड केस में ये एनर्जी रिलीज्ड पी स्क्वायर बाय 2 टाइम्स एम प्लस पी स्क्वायर बाय 2 टाइम्स स्मॉल एम में चली जा रही होगी। मोमेंटम दोनों का सेम होगा, गन का और बुलेट का, दोनों की एनर्जी लिख ली। यहाँ से मेरे पास पी की वैल्यू आ जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर इंटू एम एम बाय एम प्लस एम, और ये 2 हट जाएगा, है ना, और इसका स्क्वायर रूट। अब बुलेट की वेलोसिटी निकालनी है तो इस पूरी क्वांटिटी को स्मॉल एम से डिवाइड कर देंगे। तो स्मॉल एम से डिवाइड कर दूंगा तो एम बाय एम प्लस एम
टाइम्स यू। मेरा तो इतना सुंदर सा आंसर आ रहा है, तूने कुछ डरावना सा निकाला है। सर वो हाँ सर वही आया सर, यही है। वही कौन सर सा? वो मैंने एक जगह पे वो M1 M2 में कर रहा था तो एक जगह चेंज हो गए तो वो लास्ट स्टेप में गड़बड़ हो गई। मेरी सॉल्यूशन इक्वेशन पसंद आई कितनी सुंदर है, देख। सर मुझे लगा ही बाद में कि गलत किया, मैं वो ही कर रहा था, अभी तो अलग। चलो ठीक है, चले आगे। सर मुझे इसमें थोड़ा एक कंसेप्चुअल डाउट है कि बोल। पहले वाले केस में आपने एक फोर्स रेस्टिव फोर्स आके रखा जो गन को रिकॉइल नहीं होने दे रहा, तो वो फोर्स का एक्सटर्नल मतलब वो कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो कि वर्क डन करेगा, तो नॉन कंजर्वेटिव वर्क वर्क डन डन करेगा। वो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लग रही है? ऑन द गन, और गन की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0, तो इसलिए वो उसका इफेक्ट नहीं आएगा ना सर। तो अब मैं क्या बताऊं इसमें तेरे को, हाँ या ना बोलूं तेरी बात पे? नहीं सर ठीक है सर, समझ गया। और कोई डाउट किसी को? सर मुझे वो एक डाउट था, जब हम एनर्जी रिलीज निकालते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ, तो उसमें हम निकाल सकते हैं, मतलब वो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, उससे एक निकाल सकते हैं। और अगर उससे निकाला कि फोटोन कितनी वेवलेंथ का रिलीज होगा, फिर एच सी बाय लैम्डा, उससे अलग वैल्यू आती है, तो वो अपन ने एच सी बाय लैम्डा वहां पे लेते वक्त मतलब वो अप्रोक्सीमेशन यूज किया था आर की वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए आती है। नहीं, आप रिकॉयल अकाउंट में लोगे तो वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड अलग आएगी और वैल्यू अलग आएगी, है ना? और तू कौन से उस क्वेश्चन की बात कर रहा है जिसमें मैंने 976 ये नहीं, ये क्वेश्चन के रिलेशन में नहीं बोल रहा, इन जनरल पूछ रहा कि ये अप्रोक्सीमेशन हम को, लोग 1/लैम्डा वैसे क्या अप्रोक्सीमेशन सर? पर कोई नहीं लिए बेटे। सर वो रिडबर्ग्स कांस्टेंट निकालता है, उसको 912 लिया था वो। हाँ, वो तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन ले ली हमने ना यार। हाँ हाँ, तो फिर वो उसके वजह से जो डिफरेंस आ रहा है वो उसकी वजह से आता है। वो तो एक्सपेरिमेंटल या कैलकुलेशंस का रहा है, वो एक अनसर्टेनिटी होगी क्योंकि हमने जो कांस्टेंट्स डिटरमाइन किए हैं या यूज किए हैं उनकी वैल्यूज हमें एक्यूरेटली मालूम नहीं है। वो तो उस वजह से एरर आया ना, वो अच्छा एक्सपेरिमेंटल इनएक्यूरेसी की वजह से एरर आया। सर, तो फिर अगर मतलब मैंने वैसा सोचा था कि अगर सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में डी एक्साइट हुआ तो फोटोन रिलीज करेगा, तो फोटोन की एनर्जी एच सी बाय लैम्डा लिया इक्वल टू वो डी एक्साइटेशन में जितनी एनर्जी आई, बट फिर वो वैल्यूज थोड़ी अलग आ रही है, नहीं नहीं, वैल्यूज अलग, वो कितना तो फिर कितना वो डिफरेंस आ रहा कौन है? सी मेथड से करना का वो तो यार क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड, 0.6 का फर्क है। क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन के अंदर डेटा दिया रहेगा, आप जिस भी टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे उस टेस्ट पेपर में दिया रहेगा आर रिडबर्ग्स कांस्टेंट आपको कितना लेना है, या इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना लेना है, या प्लैंक्स कांस्टेंट कितना लेना है ना। अच्छा, तो वो तो डेटा हाँ दिया ठीक रहेगा, है। उसके अकॉर्डिंग आंसर्स दिए रहेंगे उसमें, राइट? हाँ सर। और कोई डाउट बचा है? सर जब हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास ही लेते हैं? हाँ बिल्कुल, रेस्ट मास ही लेते हैं। जब बहुत हाई स्पीड पे होगा तो ऑब्वियसली उसका रेस्ट मास नहीं लेंगे, जो भी उसका उस टाइम मास होगा वही लेंगे। तो बेसिकली जो फॉर्मूला है हमारा, इट इज द मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। नाउ at low speeds the momentum of a particle is m naught times v, whereas at high speed the momentum of the particle is gamma m naught v, where gamma is the Lorentz factor which is given by this.
So this is written as usually mv, where m is written as m naught upon square root of 1 minus v square by c square. So जो ये फॉर्मूला है हमारा, which was given by डी ब्रॉगली, इंडियन प्रोनाउंसिएशन है इसकी डी ब्रॉगली, इसको क्या बोलते हैं, देब्रायो, देब्रोए, एनीवे वट एवर। तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू एम लेते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला है वेवलेंथ का, इट इज मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, एंड मोमेंटम हैज अ जनरल फॉर्मूला गामा टाइम्स एम नॉट वी और एम वी, वेयर एम इज दिस वैल्यू, राइट। तो ये लेना आपको। सर मतलब अगर उसने कुछ लिखा नहीं और इसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 2/2/3c या फिर c/2 दे अगर दिया। आपको क्वेश्चन में पता चल रहा है कि ये सी के फैक्टर्स में दी हुई है, तो फॉर श्योर आपको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स लगानी है। और अगर ऐसा देखो, मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी 0.511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, राइट, सॉरी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, या 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, राइट। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन को आपने एक्सिलरेट किया 1000 वोल्ट से, if an electron is accelerated through 1000 volt, then its kinetic energy is 1000 electron volt, that is 1 kilo electron volt, which is much smaller than the rest mass energy of the electron. So you can assume non-relativistic mechanics over there. But if you are given that an electron is accelerated through 10 raised to power 6 volts, that means 1000 kilo electron volt, then obviously this energy is even larger than the rest mass energy. So this is not a case of non-relativistic mechanics. आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है that if an electron is accelerated through 1000 volt, if an electron is accelerated through 1000 volt, find the speed of electron. And if the same electron is accelerated through 1022 electron volt, 1022 volt, then find the speed of electron. And it is known that the rest mass energy, or it is given that the mass of an electron is 0.511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर। आपको ऐसा गिवन रहेगा क्वेश्चन में डाटा कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 0.511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर लेना आपने। और अब आपसे पूछा जाए, तो अगर आपको बोला जाए इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1000 वोल्ट, तो आप कहेंगे 1000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल उसकी एनर्जी हो गई, और ये काइनेटिक एनर्जी है, और इसको हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकता हूँ यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी 2 इंटू 1000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय मास 9.11 इंटू 10⁻31, या जो भी यहाँ से वैल्यू आने वाली है, इससे स्पीड निकालेंगे, राइट। और अगर आपको दे रखी है इतनी एनर्जी 1022 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, किलो वोल्ट से उसको एक्सेलरेट किया गया, तो इस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी 1022 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। उसकी रेस्ट मास एनर्जी की वैल्यू 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और उसकी टोटल एनर्जी को आप कैसे लिखोगे? टोटल एनर्जी क्या होती है? एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पी सी होल। अब टोटल एनर्जी 3 एम नॉट सी स्क्वायर लेनी है आपने, ये इसकी डबल दे रखी है ना? यस सर। तो इसको रूट ऑफ एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पी सी का होल स्क्वायर लेना है। और इसके बाद यहाँ से आपके पास पी सी की वैल्यू 9 - 1 का 2√2 एम नॉट सी स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ से उसका मोमेंटम 2√2 एम नॉट सी आ जाएगा, और इस मोमेंटम को एम नॉट इंटू वी अपॉन √1 - वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर से इक्वेट करेंगे, और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 - वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 8 सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा 9 वी स्क्वायर बाय 8 सी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू हो जाएगी 2√2/3 टाइम्स सी, ये आंसर आएगा। You understand the difference between the two questions?
नोट कर लो ध्यान से। सर मुझे बस हाँ सेकंड सर। समझा कि मतलब आपने 1022 किलो वोल्ट से करवाया है सर, ऊपर आपने शायद 1022 किलो वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया और उसकी स्पीड पूछी कितनी आएगी। सर मॉड्यूल में क्वेश्चन था, उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड 3/2 इंटू 10⁸ दी हुई थी। 3/2 दी थी मतलब? हाँ 3c/2। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स लगानी पड़ेगी। 3c/2 या 3c/2? सॉरी 3/2। हाँ तो इसमें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स लगानी पड़ेगी। क्या पूछा था इसमें? काइनेटिक एनर्जी पूछी थी कितनी होगी। हाँ सर, तो वी को मतलब डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन की और की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम दी हुई थी, और फिर रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा था। ठीक है, क्या क्वेश्चन था कि एक इलेक्ट्रॉन की जो हमारी वेवलेंथ दी हुई है, मुझे यार इसको डी ब्रॉगली बोलते हुए अजीब सा लगने लग गया, मैंने कल ही सुनी थी इसकी प्रोनाउंसिएशन दे ब्रोए। चलो एनीवेज, तो इसकी जो दे ब्रोए वेवलेंथ दी हुई है वो फोटोन की वेवलेंथ के बराबर दी हुई है, ऐसा कुछ। हाँ सर। इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एंड दैट इज लैम्डा। उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे क्या निकालना था? फिर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा था, नहीं अच्छा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक और दूसरी, फोटोन की एनर्जी का। हाँ ठीक है, तो अब अगर इसका हमें सॉल्व करना है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, दोनों की वेवलेंथ इक्वल दी हुई है, तो अगर मैं जनरल फॉर्मूला लगाऊं तो इसका मोमेंटम जो हो जाएगा वो h/λ हो जाएगा फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी वो m0c² का होल स्क्वायर प्लस pc होल स्क्वायर्ड होगी, और इसमें से माइनस करूंगा m0c² तो ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आएगी। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की फोटोन की काइनेटिक एनर्जी से रेशियो निकालना चाहता हूं तो आई वांट टू सॉल्व दिस, ठीक है। और इसमें मैं p को पुट कर दूंगा h/λ, तो ये हो जाएगा √m0c² का होल स्क्वायर प्लस hc/λ का होल स्क्वायर माइनस m0c² अपॉन hc/λ। अब इसमें से आप क्या कॉमन लेना पसंद करेंगे? m0c² कॉमन लेना पसंद करेंगे, तो ये हो जाएगा √1 प्लस h/λ m0c स्क्वायर्ड माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय hc/λ। अब आपने ये सर देख, वो लैम्डा m0c² डिनोमिनेटर में। यहाँ भी तो c था एक, ऊपर से काट दिया। हाँ हाँ ठीक है सर। तो ये आंसर आएगा। अब इसके आगे अप्रोक्सीमेशन अगर लेनी है कि ये जो h/λ m0c है आपका, ये 1 से बहुत छोटा है तो अलग आंसर आएगा, और अगर कंपेरेबल है तो अलग आंसर आएगा। क्यों? सर इससे बिना अप्रोक्सीमेशन के अगर हमने ये लॉरेंस फैक्टर वाले इक्वेशन लगा के मतलब p = h/λ को p के टर्म्स में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? h/λ को हम p लिख लेते हैं और p को m0 अपॉन √1 माइनस v² टाइम्स v लिख लेते हैं।
यहाँ पे पुट कर दूं इसको, तो h बाय लैम्डा की वैल्यू एम नॉट वी, तो v तो दिया नहीं हुआ ना अपने को। सर v तो c/2 है ना। कहाँ दिया है क्या ऐसा? हाँ सर। नहीं, हाँ आप सर वीसी, उसकी वेवलेंथ बराबर है, आपने मुझे क्या बोला? हाँ सर सर हमें वीसी बट v c/2 दिया है और वो डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन की वेवलेंथ अच्छा, इक्वल है, ये भी ऐसा दिया है। क्वेश्चन है that an electron is moving with the speed c/2 and its de Broglie wavelength is equal to the wavelength of a photon, right? हाँ सर। हाँ हाँ, तो फिर इसमें v को c/2 पुट कर लेंगे ना, फिर क्या रहेगा, फिर तो p को h बाय लैम्डा पुट करते हैं, और इसमें मैं v को c/2 पुट करूंगा तो p हो जाएगा m नॉट c/2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1/4, तो m नॉट c अपॉन रूट 3। तो मोमेंटम को मैं एम नॉट सी बाय रूट 3 पुट कर दूंगा, तो एच बाय लेमडा की वैल्यू अब मैं, तो आंसर ही आ गया बस यहाँ से, तो आई थिंक हाँ सर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो उसमें ऐसे नहीं किया गया मॉड्यूल में? नहीं सर उसने शायद ऐसा नहीं किया। नहीं, वो गलत है। अगर उन्होंने स्पीड उसकी c/2 ली है और मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी लगा दिया है तो गलत किया है, एम नॉट वी लगा दिया है। तो मतलब यहाँ पे जो मोमेंटम इस, और एनर्जी कंपेयर कैसे करिए, पी स्क्वायर बाय 2m से? सर ऑप्शंस जो दिए हैं, ऑप्शंस में 2, 4, हाफ, 1/4 थे, उसमें √3 का टर्म कहीं भी नहीं आ रहा है। नहीं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कहीं इसका उसने हाफ एम से किया हुआ है। पी स्क्वायर बाय 2m एच सी बाय लैम्डा, इससे कंपेयर किया है। हाँ सर, हाँ सर। और p की वैल्यू कितनी ली इसमें? m नॉट, m सिंपल m इंटू सी बाय 2, m स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 4, एक 2, नहीं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा से लिखते हैं, पी स्क्वायर बाय 2m और उसकी एनर्जी एच सी बाय लैम्डा, और p दोनों का इसने बराबर कर दिया होगा तो वेवलेंथ बराबर कर दी। तो सॉल्व कैसे सर होगा? पी एच बाय लैम्डा, पी एच बाय लैम्डा। ये h बाय लैम्डा है तो h स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा अपॉन 2mhc, एक h कट गया, एक लैम्डा कट गया, तो h बाय 2mc लैम्डा। अब एच बाय एच लैम्डा बाय पी लैम्डा को mc/2 लिख दिया उसने। h बाय लैम्डा को mc/2 लिख दिया और इस m से काट दिया उसको, हाँ सर, वही किया उसने। 1/4 आंसर आ गया। रॉन्ग है, गलत है बिल्कुल। मैंने और भी जगह देखी है ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक, इतनी हाई स्पीड लेने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पी स्क्वायर बाय 2m लिख लेते हैं जो नहीं लगता है। सर वैसे ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, इससे 0.25 आ रहा और वो 0.268 आ रहा था। √3 का फैक्टर आ रहा है ना उसमें। हाँ तो सॉल्व करके 2 माइनस √3 आता है। हाँ, तो हम, मेरे पास कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें ऑप्शन ये भी मिलेगी भाई। हाँ सर ठीक है। बात तो ये हो रही है ना बेटा, मेरे पास कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ये भी ऑप्शन मिलेगी, वो ठीक है। मतलब एरर जो वैल्यूज हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते। उसका रीज़न है कि h बहुत छोटा और c बहुत लार्ज है, तो रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स रूटीन लाइफ में इतना एरर नहीं क्रिएट करते ना। अगर h की वैल्यू 0 होती और c की वैल्यू इनफाइनाइट होती तो ना क्वांटम मैकेनिक्स होती ना रिलेटिविटी होती। नहीं, हाँ सर। तो इसकी वैल्यू 10⁻34 की ऑर्डर की है, इसकी वैल्यू 10⁻+8 की ऑर्डर की है, तो इनकी वजह से रूटीन लाइफ में उतने एरर्स दिखते ही नहीं अपने को ना। बट व्हेन यू रीच अ स्पीड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.9 c और 0.99 c, वहां पे जाके दिक्कत आनी शुरू होती है हमारी कैलकुलेशंस में, एप्रिशिएबल ऑब्जर्वेबल दिक्कत आनी शुरू होती है। बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आपको VC का फैक्टर दिया है तो डोंट यूज द स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, ऑलवेज यूज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, अगर VC की टर्म्स में दिया हुआ तो। हाँ सर ठीक है।
चलिए, और कोई डाउट? सर आप सीआरई अभी डिस्कस करोगे? सर वो सीआरई डिस्कस कर। हाँ जी बिल्कुल करेंगे ना, वो दोनों सीआरई करेंगे डिस्कस, तभी आगे पढ़ेंगे। सीआरई में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। करी नहीं क्या सॉल्व? करिए सर की दूसरी वाली नहीं हुई है, पहली कर ली। क्यों मन नहीं किया? चलो CRE1 की बात करते हैं। CRE1 इज बेस्ड ऑन दिस ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आ जाओ CRE1 बोलो प्रॉब्लम्स। सर थर्ड वाला। हाँ सर, थर्ड वाला। हाँ सर। पहले इसमें मेरा 10 का पावर अलग आ रहा था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, जिसमें रेडियस दे रखा, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, लिख के तो दे रखा E/RB²। उसके बाद क्या फर्क आना है? सर पावर का डिफरेंस आ रहा था क्या? सर 27 कैसे पहुंचेगा वो? सर वो 7 आना चाहिए। अच्छा, हाँ सर। रेडियस दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। अच्छा, रेडियस तो हो गया mv/qb और v हो जाएगा E/b, है ना? तो R इज m इंटू E/qb²। तो q/m की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी E/RB²। तो बस ये सॉल्व ही तो करना है। तो 320 अपॉन रेडियस है 7 इंटू -3 और b² दैट मीन्स 0.86 स्क्वायर्ड। हाँ ये तो 27 तक आएगा ही नहीं ना, ये तो देख कर ही नहीं लग रहा। कितना आ रहा है आपका? 6.2 इंटू 10⁻⁷। हाँ सर। बाकियों का भी यही आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। ठीक है, एक मिनट में करेक्शन कर लूँ जरा इसकी। चलो ठीक है। इसके बाद थर्ड में डाउट है? थर्ड में क्या डाउट है? सर मतलब इसमें ये ई की रेंज कैसे निकाली है, और सर इसमें दो केसेस लेने पड़ेंगे क्या, कि एक बार लोअर प्लेट नेगेटिव है, एक बार लोअर प्लेट पॉजिटिव है? लेंथ ऑफ अ प्लेन पैरेलल इलेक्ट्रोड्स इज L, ये L दिया हुआ है आपको, और इनके बीच का डिस्टेंस आपको H दिया हुआ है। और इसके बाद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप बिटवीन देम, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड क्लोज टू द लोअर प्लेट, यहाँ से एंटर करता है, और इट ट्रेवल्स विद इनिशियल स्पीड v0 एट एन एंगल अल्फा। ठीक है। What would be the field intensity for the electron to pass between the electrodes without striking either of them? तो ये इसको भी स्ट्राइक नहीं करना चाहिए और इसको क्रॉस भी कर जाना चाहिए। सर वो तो अपर लिमिट होगी। इसको स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, उसके लिए उसकी वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सर बट उसमें भी ऐसे दो केस नहीं आएंगे क्या, कि एक बार लोअर प्लेट जब पॉजिटिव होगी, सर जब लोअर प्लेट पॉजिटिव होगी तब ये वाला डायग्राम बनेगा, और अगर लोअर प्लेट नेगेटिव हुई, ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव हुई? लोअर प्लेट नेगेटिव हुई तो वो मतलब आप ये कह रहे हो कि अच्छा वो एक अलग सेपरेट केस हो गया। हाँ, और सर इसमें भी मतलब आपने जो मतलब मैक्सिमम हाइट जो रीच कर रहा है एच इस वाले केस में, और उसमें जो मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है एच, मतलब इसमें आपने कैसे पता किया कि? एक केस में तो हम ये कह रहे हैं ऐसे निकल गया, और एक केस में हम ये कह रहे हैं ये ऐसे निकल गया। हाँ हाँ, बट वो पहले वाले केस में जरूरी नहीं ना कि ऊपर वाली प्लेट को जस्ट टच करके जाए, वो तो कोई भी हाइट पे जा सकता है, बस वो L0 से ज्यादा होनी चाहिए उसकी उसकी जो मैक्सिमम हाइट है दैट शुड बी लेस देन h, एंड उसकी रेंज शुड बी ग्रेटर देन l। नहीं, यहाँ से कुछ बाउंड्री कंडीशंस नहीं आएंगी क्या?
तो मान लेते हैं सर उसकी मतलब एक क्वाड्रेटिक बन रही है ई नॉट बाई एम, तो मेरे पास आ जाएगा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ई नॉट बाई एम, दिस शुड बी लेस देन एच। और मेरे पास एक कंडीशन आ जाएगी कि वी नॉट स्क्वायर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन ई नॉट बाई एम शुड बी ग्रेटर देन एल। यहाँ से नहीं आंसर आ जाएगा क्या? फर्स्ट इक्वेशन जो आंसर दिया हुआ है हाँ ई सर। की रेंज, वो यहाँ से आ जाएगी। हाँ अब बट ई की रेंज है, उसकी लोअर लिमिट लेस देन ई लेस देन अपर लिमिट है, तो ये सॉल्यूशन पॉसिबल तो तभी होगा जब ये इससे छोटा हो। तो आप ए लेस देन बी की एक एड ऑन कंडीशन लगा दोगे तो आई थिंक सेकंड आंसर आ जाएगा कि tan अल्फा शुड बी लेस देन 4h by l। हाँ सर। सर बट वो दूसरा वाला केस कंसीडर क्यों नहीं किया? उससे मतलब एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उसमें tan तो अल्फा में आप क्वाड्रेटिक दो बनेगी। केसेस लोगे और दोनों के सेपरेट आंसर लिखोगे, वो दो इंडिपेंडेंट केसेस हैं। तो आप कहेंगे इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अपवर्ड देन द रेंज इज दिस, उस केस में ये जो आंसर आएगा जो मैंने दिया है। एंड देयर कुड बी एन एंटायरली डिफरेंट केस, उसमें एक अलग आंसर आएगा। सर पर उसमें क्या बन रहा है कि tan अल्फा में एक क्वाड्रेटिक बन रही है जिसका डिटर्मिनेंट निकाला तो वो ई में क्वाड्रेटिक बनती है। उसके हाँ बाद तो ई उसके बाद क्या करना है सर? स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 सॉल्व नहीं करना आता है क्या? सर बट मतलब फिर उसमें ई का डिटरमिनेंट कंडीशन लगाऊंगा तो उससे मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा ना सर। अच्छा, तो चल तो ये कह रहा है कि ये एल है मेरे पास, ये एच है, और मैंने यहाँ से वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स ऊपर की तरफ है, और इसको इस पॉइंट को क्रॉस करना जरूरी है, राइट? हाँ सर। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो एल बाय, सर डायरेक्ट आ रहा है, वो लीनियर इक्वेशन आ रही है। हाँ मुझे भी नहीं लग रहा कि क्वाड्रेटिक आ रही है। एल बाय वी नॉट कॉस अल्फा इंटू हाफ इंटू ई नॉट बाय एम जो है का स्क्वायर, ये आपका सर प्लस लेस देन वीटी इक्वल है। टू एच होना सर चाहिए। प्लस यू साइन थीटा इंटू एल बाई वी कॉस थीटा भी है। हाँ तो इससे इसमें क्या मतलब, अब इससे ई नॉट आ तो रहा है सीधे, लीनियर है ना ये तो। इससे ई आ तो रहा है सीधे। नहीं tan अल्फा की कंडीशन। अल्फा की कंडीशन उसमें है ही नहीं रही, बचेगी क्या उसमें? पहले आप ये सॉल्व करो और यहाँ से ई निकालो। हाँ हाँ सर, तो बहुत गंदा सा आता है, एच माइनस tan अल्फा ऐसे टर्म्स में आता है, एच माइनस एल tan अल्फा ऐसे टर्म्स में आता है। क्या बोलना क्या आ रहा है? ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट लेस देन इक्वल टू एच माइनस एल tan अल्फा इंटू 2m अपॉन ई एल स्क्वायर और ऊपर वी नॉट कॉस स्क्वायर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई एल स्क्वायर और ऊपर 2m 2m तो लिख इंटू, लो। ठीक है, वी इंटू वी नॉट कॉस स्क्वायर अल्फा। कहाँ पे? नीचे ऊपर ऊपर वी नॉट कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर या वी नॉट स्क्वायर, सॉरी वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। और फिर इसमें एच ग्रेड, इसको भी जो आरएचएस वाली टर्म है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा ना, वरना क्योंकि अगर हमने ई नेगेटिव कर दिया तो वो पहला वाला ही केस हो जाएगा। तो यहाँ से बस इतनी कंडीशन तो होनी चाहिए ना कि यार ये चीज एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। हाँ मतलब सर अब जो दोनों कंडीशंस का एच ग्रेटर देन एल tan अल्फा आ गया यहाँ से, तो tan अल्फा इज टू बी लेस देन एच बाय एल, ये आंसर है इसका। और सर उसमें तो ये tan तो अल्फा लेस डायरेक्ट देन 4h/l दिया हुआ है। वो तो अलग केस ही अलग है ना यार। दोनों का इंटरसेक्शन नहीं लिया क्या मतलब ऐसे? इंटरसेक्शन कैसे ले सकते हो आप दो इंडिपेंडेंट केसेस का? either you have a case in which electric field is exerting a force on the electron in the upward direction, उस केस का आंसर ये है जो कि इस क्वेश्चन में नहीं कंसिडर किया गया है। देयर इज अनदर केस इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड exerts a force in the downward direction, उस केस का आंसर वहां पे लिखा हुआ ठीक है, एक ही केस लिया हुआ उसमें। हाँ सर ठीक। तो मुझे लगा ऐसा करना है कि कभी भी टच ना हो तो
हाँ इसके तो लिए फिर दोनों आपको केसेस का इंटरसेक्शन। आप बोलो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड लाइक दिस, यहाँ पे मेरे को ये लिख देना चाहिए एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई डायरेक्टेड अपवर्ड, राइट? क्यों? तो एक ही आंसर बैठेगा उसके बाद, राइट? आप सही कह रहे हो, बट वो इंडिपेंडेंट केसेस हैं, आपको वो अलग से सॉल्व करने पड़ेंगे ना। ठीक है, क्लियर है? सर इसका जो पहला वाला था उसमें जो लोअर सर लिमिट आप ऐसे लिख सर tan अल्फा ग्रेटर देन h बाय लिख सकते हैं, तो वो केस अपने आप हट जाएगा। तो इसका मतलब वो केस पॉसिबल ही नहीं है। नहीं बट ठीक है वो तो। हाँ बेटे विनीत क्या बोल रहा था? सर इसमें जो ए लिखा है उसके करस्पॉन्डिंग भी एक tan अल्फा की कंडीशन आएगी, तो tan अल्फा पे भी एक लोअर लिमिट आएगा ना? भी उससे ज्यादा भी होना चाहिए। हाँ सर। ए की वैल्यू एम वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2EH है, तो इस पे क्या लिमिट आएगी, मतलब क्या कंडीशन आएगी कि ये पॉजिटिव होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? मतलब ये तो आई थिंक लगा ही सकते हैं ऐसा कि भैया नॉन जीरो एंगल पे तो फेंकोगे, नीचे ही फेंक दोगे तो ऑब्वियसली वो सीधे ही प्लेट से टकरा जाएगा, एंड वी डोंट वांट टू हिट द प्लेट, तो अल्फा हैज टू बी ग्रेटर देन 0, है ना? हाँ सर। बस उतनी ही कंडीशन चाहिए आपको, अल्फा ग्रेटर देन 0 या सर मतलब ग्रेटर देन h बाय करना पड़ेगा। नहीं वो तो उसके लिए, सॉरी। मैं ये जो विनीत बोल रहा है ना, अगर हमने यहाँ से स्लाइटली फेंक दिया तो इज इट पॉसिबल कि ये ऐसे हो जाए? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके लिए बहुत लार्ज चाहिए होगी ना, इनफाइनाइट चाहिए होगी। सर मतलब जो ए है उसके लिए हमने मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन लगा के दो इक्वेशन आएगी ई की, दोनों को इक्वेट किया तो tan अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 2h बाय l आएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन नहीं समझ में आया, क्या बोल रहा है? सर नहीं सर कोई नहीं, लोअर लिमिट बस ग्रेटर देन 0। चलो जी और बोलो। सर फोर्थ का आंसर क्या है? मैंने इंक्रीज क्यों? सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी वेलोसिटी इंपार्ट करेगा वर्क की वजह से। आराम से लड़ाई मत करो। हाँ भी कौन बताएगा? आदित्य कुलकर्णी। हाँ सर। सर वहाँ पे एक वाई डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिलेगी उसको फील्ड की वजह से। अच्छा, तो फिर वो नेट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसी होंगी बस, और यहाँ से चार्ज पार्टिकल आया और डेविएट करके यहाँ चला गया। क्या सही में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है इसकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की? ये ऐसी भी होती होंगी? हाँ सर वैसे भी होती है। होती है ना, फ्रिंजिंग बोलते हैं जिसको, जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स भी लगती है, अट्रैक्ट कर लेता है अंदर को, है ना? हाँ सर। एडजस्ट भी होता है ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, ये इनिशियली बहुत दूर था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², पोटेंशियल एनर्जी कितनी इसकी इस फील्ड के साथ इंटरेक्शन की?
0 0 जब ये यहाँ चला गया बहुत दूर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इंटरेक्शन की इस फील्ड के साथ? 0 काइनेटिक कितनी होनी चाहिए? सेम। आंसर इज सेम। लास्ट लाइन पढ़ो। द इलेक्ट्रॉन गन कैपेसिटर एंड द कैपेसिटर स्क्रीन डिस्टेंसेस आर बोथ मच लार्जर देन द लेंथ ऑफ द प्लेट्स कैपेसिटर प्लेट्स। आंसर इज सेम, इसलिए आंसर दिया नहीं था मैंने इस क्वेश्चन का। सब पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब वो जबरदस्ती मत घुस बीच में तू कि नहीं सर, मतलब मैं तो इंक्रीज को ही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है तो इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन की बात हो रही है केवल, है ना। इट विल बी ऑलमोस्ट दी सेम। और आपको अगर आप फ्रिंजिंग नहीं देख रहे हैं तो आपको केवल ये लग रहा है कि यार जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये वाली वेलोसिटी तो चेंज करेगी नहीं और इधर एक ऐड ऑन हो जाएगा, यही दिख रहा है ना आपको। हाँ सर। हाँ, वो गलत दिख रहा है, फ्रिंजिंग हो रही है। और ये यूनिफॉर्म फील्ड का इफेक्ट है, लेकिन इसके इफेक्ट के बारे में तो आपने डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। तो स्पीड विल बी सेम। ठीक है। हाँ सर। सर ठीक है सर। फिफ्थ क्वेश्चन में वो लास्ट वाला सेटअप बता दो एक बार। हाँ, जो वो last में गड़बड़ है फिफ्थ क्वेश्चन में, वो सेटअप ठीक नहीं है। In an हाँ experiment सर। to determine the specific charge, the charge particle is projected into a chamber where there is a frictional force. However, an electric field of minimum strength E is applied to stop at distance S1 from the entry point. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी है ये इस तरीके से लगानी है कि वो अनडिफ्लेक्टेड चला जाए। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेजुअली चेंज करनी पड़ेगी आपको। हाँ सर ठीक है, उससे आंसर आ जा रहा है। आपको ये मानना पड़ेगा कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बीन अप्लाइड इन सच ए वे कि एंट्री पे उसकी स्ट्रेंथ ई है, लेकिन आगे जाके वो एडजस्ट करती जा रही है अपने आप को। उससे आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हाँ सर, आंसर उससे आता। सर सेकंड वाले सेटअप में भी कि जब आपने मैग्नेटिक सर इसमें मुझे थोड़ा कंसेप्चुअल डाउट है कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो मतलब सर्कुलर मतलब आर चेंज होता जाएगा वो वाले पाथ में। तो हमें बेसिकली एम वी स्क्वायर बाई आर मतलब वी स्क्वायर बाई आर और जो के वी मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है उन दोनों का कंपोनेंट अलोंग द पाथ निकाल के वी डी बाई डी एक्स के बराबर कर सकते हैं। कर सकते हैं, बहुत महंगा मेथड है। इसका एक बहुत सस्ता मेथड हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। हाँ सर, करा था। सर एक बार प्लीज फिर से बता सकते हैं क्योंकि उससे मेरा आंसर के वी के। पहला केस ये है कि उसको हमने वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया और केवल एक रेजिस्टिव फोर्स लग रही है पीछे की तरफ, और इसकी वजह से वो यहाँ से चलता चलता S1 डिस्टेंस पे जाके रुक जाता है। ठीक है। इस केस में अगर किसी मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी अगर v है तो उस पे फोर्स लग रही है kv, राइट। और मैं लिख सकता हूँ माइनस kv इज द फोर्स एंड दिस विल बी इक्वल टू m इंटू dv बाई dt। तो राइट। और इसको मैं दो dt को इधर ले आता हूँ, माइनस के वी डी टी इज इक्वल टू एम डी वी और इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो इंटीग्रल वी डी टी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी है इस केस में। तो और ये हो जाएगा m टाइम्स वी नॉट से 0 तो माइनस का m इंटू वी नॉट। तो यहाँ से मेरे पास S1 की वैल्यू आ गई m वी नॉट बाई के। ठीक। सेकंड केस में इसको मैंने यहाँ से वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और ये किसी कर्व्ड पाथ में पहुंच के यहाँ रुकता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस समय किसी मोमेंट पे अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इस पे एक फोर्स लग रही होगी माइनस के वी और एक फोर्स लग रही होगी क्यू वी क्रॉस बी, राइट। तो इस पे जो नेट फोर्स लग रही होगी वो लग रही होगी माइनस के वी वेक्टर प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर।
और ये m इंटू dv/dt के बराबर होगी। सर यही डाउट है कि सर ये तो आपने नेट फोर्स निकाल लिया कि इतनी लगेगी, वो नेट फोर्स अलोंग द पाथ नहीं देखेंगे, उसे mdv/dt या फिर vdv/dx के बराबर नहीं करेंगे? कर सकते हैं, इस इक्वेशन में कुछ गलत लिखा गया मैंने तो ये बता हाँ पहले। मतलब इस देयर एन ऑब्जेक्शन इन दिस, इसमें कुछ गलत है क्या? बात ये मत कर कि सर वो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, पहले आप ये बताओ ये गलत है क्या? फोर्स इज इक्वल टू मास हाँ टाइम्स एक्सेलरेशन, इसमें कुछ सर हाँ सर मतलब इसमें आपको बेसिकली डिस्टेंस निकालना है, तो इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना एक्सेलरेशन का अलोंग द पाथ, और उसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं निकालना है अपने को उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कि वो कहाँ जाके रुका। सर s2 डिस्टेंस बोला है। पढ़ जरा क्वेश्चन को ध्यान से, क्या 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 लिखा है। इट कम्स टू रेस्ट एट अ डिस्टेंस s2 फ्रॉम एंट्री पॉइंट, ये एंट्री पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी s2 दी हुई है। वेक्टर मेथड से The particle comes to rest at a distance s2 from its entry point. है ना? हाँ सर ठीक है। मैं dt को इधर ले जाता हूं तो kv dt प्लस q v dt क्रॉस b इज इक्वल टू m इंटू dv, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और ये हो जाएगा माइनस के वी डी टी का इंटीग्रेशन भी s2 हो जाएगा, और इसमें बाकी सब कांस्टेंट है तो ये q s2 क्रॉस b हो जाएगा, और ये माइनस m इंटू वी नॉट हो जाएगा। हाँ भी ठीक है। हाँ सर। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मैग्नेटिक फील्ड मान लो आपकी डॉट लगी हुई है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट k s2 का स्क्वायर प्लस q s2b का स्क्वायर अंडर रूट होगा, जो कि मेरा m v नॉट के बराबर हो जाएगा, और k की वैल्यू m v नॉट बाय s1 आप इसमें पुट कर सकते हो, और बाद में v नॉट को e बाय b पुट करना है। ठीक है। सर बस एक और चीज पूछनी है कि सर जो हम इंटीग्रल वी डी टी कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली पाथ चेंज हो रहा है और आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, फ्रिक्शन फोर्स चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रेशन वी डी टी वो टोटल पाथ की डिस्टेंस नहीं आती क्या? वेलोसिटी dt, v वेक्टर dt का इंटीग्रल डिस्प्लेसमेंट आएगी, और v वेक्टर के मैग्नीट्यूड dt का इंटीग्रल जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा। मतलब 12th के आखिर में तू मेरे से ये बात पूछ रहा है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे फिर? क्या? अगर इसमें हमें डिस्टेंस निकालनी होती तो हम कैसे निकाल पाएंगे? हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिख के इंटीग्रेट करेंगे, फिर मेरे को सेम टी पर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, या किसी डिस्टेंस s ट्रेवल करने के बाद यहाँ से मैं मान लूंगा कि ये s डिस्टेंस छोटा s ले लेता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी स्पीड v है, और फिर ट्रेवल करूंगा, और आई थिंक वो तो उतना ही तब आएगा, वो तो बस उस फ्रिक्शन वाले फोर्स की वजह से ही होगा ना जो वो तो उतना ही आएगा, वो तो उतना ही आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड mv नॉट बाई के। हाँ सर। टेंजेंशियल डायरेक्शन में तो यही फोर्स है, तो फोर्स के वी हो जाएगी, जो कि हमारी m इंटू वी डी वी बाई डी एस के बराबर हो जाएगी, और यहाँ से इंटीग्रेट करेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड उतना ही आएगा। अच्छा मतलब अब उस वाले केस में उस पाथ के अलोंग ही जो फोर्स लग रहा है अपोजिंग फोर्स वो लेना है। सर वो v नॉट को e बाय b क्यों डाला? वो तीसरी स्टेटमेंट दी हुई है ना लास्ट में कि अब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जस्ट सफिशिएंट सो दैट इट अगेन स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस s1, वो ये कहना चाह रहा है कि वो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई कि वो बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो वो दोबारा से s1 डिस्टेंस पे रुकेगा। वो समझ गया। स्टेटमेंट क्लियर नहीं है उतने अच्छे से, वो जो भी बोल रहा उसकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं हुई। इधर यू टाइप ऑन द चैट, आपकी वॉइस पता नहीं
लास्ट में इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड चलो जी आगे तो चलते बस हैं। लास्ट स्टेटमेंट में क्या हुआ वो बता सकते हैं? लास्ट स्टेटमेंट में वो ये कहना चाह रहा है कि अब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी एंट्री पे और उस इट हैज बीन एडजस्टेड इन सच अ वे दैट इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन again stops at a distance s1 from the entry point. अब मतलब चेंज करते जा रहे हैं p को, डिस्प्लेसमेंट दोबारा से s1 हो गई है उसकी। ठीक है। इसके बाद आगे बोलो। सर 15th में डिनोमिनेटर वाला टर्म मैच 9 prove that an electron moving uniformly in a straight line cannot emit a photon। तो आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे दिखाई देगा और वो भी एक इनर्शियल फ्रेम है, उसमें भी सब लॉज इक्वली वैलिड होने चाहिए। तो उसमें आपको दिखाई देगा एक इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन का भी फोटोन एमिट नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है सर इस वाले केसेस में भी मतलब फोटोन जहां हम कंसीडर कर रहे हैं कि मतलब रिलेटिविटी के प्रिंसिपल जा रहे हैं, उसमें भी आप इनर्शियल फ्रेम की प्रॉपर्टीज वही रहेंगी? हाँ वो सब वही रहेंगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या स्टेशनरी सर फ्रेम। अगर तो सर अगर हम वो इनर्शियल फ्रेम ना नहीं लेके करते और हम एक v वेलोसिटी मान लेते और फिर मतलब इलेक्ट्रॉन ने जब फोटोन एमिट कर दिया उसके बाद हम v डैश लेते हैं, सर उससे कंडीशन कैसे निकालेंगे? मैंने कभी ट्राई नहीं की, तू ट्राई करके देख अगर कुछ बनता है तो। उससे मुझे नहीं आया। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मेरा मन नहीं किया कैलकुलेशंस करने का, मुझे वो नहीं। क्वेश्चन क्या है नहीं तेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। हाँ सर ठीक है। आप लोगों में से और किसी ने किया इसको प्रूव दूसरे तरीके से बिना मतलब, तो एक इलेक्ट्रॉन है m नॉट मास। सार्थक क्या बोल क्या सार्थक ने क्या बोला? सार्थक ने ये बोला कि मैंने तो ये बोला कि आप एक इनर्शियल फ्रेम ले लो जो उसी वेलोसिटी से चल रहा था जिससे इलेक्ट्रॉन चल रहा था, उस फ्रेम में आपको स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। अब स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन कभी आपका फोटोन एमिट नहीं कर सकता। हाँ सर ठीक है। अब ग्राउंड फ्रेम बिना फ्रेम चेंज किए सॉल्व करके दिखाओ, तो मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया, तो मान लेते हैं ये मैंने किया है। आ गया आंसर? हाँ सर। कैसे, चल बता फिर। सर मतलब भाई इसको फाइनली एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन मान लो और फिर एनर्जी और मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m नॉट v, फाइनल हो जाएगा m नॉट इंटू v प्राइम, या इनिशियल मोमेंटम को p मान लूं? सर वो एंगल पे भी हो सकते हैं ना दोनों। तो इन जनरल लिखूं उसको मैं, तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इलेक्ट्रॉन तो हैज एग्जैक्टली कॉम्पटन वाला आ जाता है p। अच्छा ठीक है, और ये अब हमारा चलते चलते स्प्लिट हो गया और इलेक्ट्रॉन इधर चला गया p प्राइम से और फोटोन इधर चला गया p डबल प्राइम से। ये एंगल थीटा और ये एंगल फाई, ऐसा कुछ। अब इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट प्रूव हो जाएंगी ऐसा बोल रहा है तुम, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। हाँ सर काइनेटिक एनर्जी में cos थीटा इक्वल टू कांस्टेंट इनटू cos थीटा -1 आ जाता है। ठीक है बेटे, ट्राई करो अपने आप। नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग टू डिस्कस, आपको करना ही है सॉल्व। मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशंस लिखो, सिंपलीफाई करके देखो, यू विल गेट सम इनकंसिस्टेंसी द इक्वेशन। ओके सर और इसमें फ्रेम चेंज करना सेफ होता है क्या? हाँ कांस्टेंट वेलोसिटी वाला फ्रेम ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर फोटोन आके कोलाइड कर रहा होता तो भी लेते तो ठीक रहता। हाँ फोटोन की स्पीड तो हर एक फ्रेम में उतनी ही रहती है। ठीक है सर, मतलब ठीक है।
फोटोन की स्पीड हर एक फ्रेम में उतनी रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाला फ्रेम लोगे, उसमें कंजर्वेशन लॉज एज इट इज लगा सकते हो आप। मतलब जैसे उसमें मैग्नेटिज्म में गड़बड़ होता था वैसा कुछ नहीं होगा ना? मैग्नेटिज्म में गड़बड़ तब होता है अगर आप ई और बी को ट्रांसफॉर्म नहीं करो दूसरे फ्रेम में जाके। इसमें तो ई और बी है ही नहीं ना, इसमें तो फोटॉन्स हैं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है इसमें। हाँ सर ठीक। और बोलो सर 14th क्वेश्चन में मुझे मैच नहीं कर रहा था डिनोमिनेटर में, वो साइन स्क्वायर वाला टर्म नहीं आ रहा था। What fraction of a photon's energy is transmitted to the recoil electron in Compton effect? तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू h बाय एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आती है ना? हाँ सर। यानी कि लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा की वैल्यू h बाय एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आती है। अब फोटोन की एनर्जी एच सी बाय लैम्डा और एच सी बाय लैम्डा प्राइम डिवाइडेड बाय एच सी बाय लैम्डा, ये निकालना अपने को, राइट? इतनी फ्रैक्शन आगे ट्रांसफर हो गई। हाँ सर। तो ये वाली फ्रैक्शन हो जाएगी लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्राइम, ये वैल्यू निकालनी है अपने को। तो लैम्डा, ये डेल्टा लैम्डा प्राइम तो डेल्टा लैम्डा हो गया। हाँ सर ठीक है सर, समझ गया, मैंने अप्रोक्सीमेशन ले ली थी इसलिए वो गलत हो रहा था। ये निकालना ना अपने को, अब हो जाएगा। हाँ सर अभी हो गया। और बोलो सर 15th में डिनोमिनेटर थोड़ा डिफरेंट आ रहा था। क्या आ रहा था? फिफ्टींथ में जो आंसर दिया है वो दिया sin phi into 1 minus cos theta इंटू 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय, इसमें जो आंसर दिया है वो दिया 2 साइन अल्फा बाय साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस 1। तू क्या बता रहा, बोल। m naught c square sin theta plus alpha by sin alpha minus 1 upon 1 minus cos theta स्क्वायर इंटू, दोबारा बोल। sin theta plus alpha by sin alpha प्लस अल्फा बाय साइन अल्फा minus 1 whole upon 1 minus cos theta 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ। अगर मैं इसमें से साइन थीटा प्लस अल्फा अपन ये कॉमन ले जाऊं और उसको नीचे लिखूं तो ये साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, तो तेरा न्यूमरेटर मेरे जैसा बन जाएगा ना। तो 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा, और एक 2 भी नहीं आ रहा, ये वाला 2। नाइस। और अब ऐसा आंसर तो और मैं चेक करता हूँ कुछ गलती की होगी। और किसी का 15 सॉल्व किया किसी ने? सर मेरा भी यही आ रहा था, मतलब जो आंसर दिया वो नहीं आ रहा था। ये आ रहा था क्या तेरा? हाँ सर इसको सॉल्व करके आंसर आता है m नॉट से स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 वैल्यूज डाल के। वैल्यू डाल के तो बाद में देखेंगे। और किसी का? नकुल? सर मेरा भी मैच नहीं किया। आर्य का भी मैच मेरा नहीं। भी मैच नहीं हुआ। अन्वय? मेरा हुआ नहीं। हुआ ही नहीं। तो एंगल दे रखा ना, फोटोन स्कैटरिंग एंगल दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का रिकॉइल का एंगल दे रखा है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन प्रायर टू स्कैटरिंग। तो आपको ये P कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और टकराने के बाद आपको ऐसा दे रखा है कि
जो हमारा फोटोन है वो 90 डिग्री पे स्कैटर होता है, तो फोटोन इधर जा रहा है 90 डिग्री पे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है 30 डिग्री पे रिकॉइल एंगल। ठीक है, तो इसको मैं 90 डिग्री को थीटा लिखना है मुझे, तो इसको ठीक है मैं जनरलाइज करता हूँ इसको। तो मेरे को मानना है फोटोन गया अल्फा एंगल थीटा एंगल पे और इलेक्ट्रॉन गया अल्फा एंगल पे, राइट। तो पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर मैं लगाऊं तो फाइनल मोमेंटम फोटोन का थीटा एंगल पे है, और इलेक्ट्रॉन का पी डबल प्राइम, P1 और P2 लिखते हैं अच्छे लगेंगे, P1 और P2, और इलेक्ट्रॉन का है अल्फा एंगल पे, और इन दोनों का सम हमारी ओरिजिनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। तो एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन का ट्रायंगल बनेगा ये, और एक एनर्जी कंजर्वेशन की क्वेश्चन बनेगी P इंटू सी इज इक्वल टू P प्राइम इंटू सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m0 c स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस P2 c होल स्क्वायर, एंड दिस वन इज P1 c होल स्क्वायर। तो अगर मैं P1 और P2 दोनों P की टर्म्स में पुट कर दूं यहाँ से, तो आ जाएगा, तो मेरे पास P1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू P अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा आ जाएगा, और P2 अपॉन साइन थीटा भी इसके बराबर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। PC इज इक्वल टू P1 की वैल्यू P साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m0 c स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस P2 की वैल्यू हो जाएगी P साइन थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा टाइम्स C का होल स्क्वायर। अब PC सॉल्व करना अपने को इसी इक्वेशन से। तो नहीं हो पा रहा है क्या? तो PC को E लिख लेते हैं, E इंटू 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर इज इक्वल टू m0 c स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस E स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा। तो E स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी m0 c स्क्वायर, E की वैल्यू आ जाएगी m0 c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा। ऐसा आंसर सर ये सारा स्क्वायर रूट में। सर स्क्वायर रूट। सर हाँ बेटे बोल। सर मैं काफी देर से डिस्कनेक्ट हुआ था। 9th क्वेश्चन के बाद आपने क्या क्या करवाया? 9th क्वेश्चन के बाद मैं ये 15th क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आई थिंक, या और भी कोई किया बीच में। 14th क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था, आंसर नहीं मैच कर रहा था, 14th क्वेश्चन का मैंने फॉर्मूला लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, तूने किया था 14th है या चला गया? शायद इसमें आंसर मैच नहीं करता है। कर रहा है मैच? नहीं शायद नहीं करता है सर, पर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है मतलब तेरी कॉपी में सॉल्यूशन नहीं लिखे हुए हैं? पर आंसर मैच नहीं कर रहा था, इतना निकाला, बस वो रफ में था, तो एग्जैक्ट आंसर याद नहीं है। कौन सी की बात कर रहा? 14th की? 14 14th का तो मैच कर रहा है आंसर बेटे। सर नहीं ठीक है। डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला h/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ यही लगाया। हाँ सर। और फोटोन की इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी, इतना उसने आगे ट्रांसफर कर दिया, ये निकालना है, यानी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बाय लैम्डा डैश। इसमें ऊपर तो डेल्टा लैम्डा हो गया और लैम्डा डैश को लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। अब डेल्टा लैम्डा की वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर, ये वाली जो लिखी हुई है, हो जाएगा।
सर वो ऊपर में एक थीटा नहीं आता है। यार अब सॉल्व करना, मैंने तेरे को बताया है, अब इसको सॉल्व करके देख तो सही ना कॉपी में अपनी। हाँ और हाँ सर। इसके बाद नहीं आ रहा तो मेरे को बोल, सर मैंने ये वाले में वैल्यूज पुट की, मेरा आंसर नहीं आया, ठीक। हाँ सर हाँ। एक तरफ तू तू बोल रहा है तुझे याद नहीं है क्या हुआ था, अब मैं तेरे को एक तरीका बता रहा हूँ तो तू उसमें कह रहा है सर उसमें वो नहीं आएगा क्या, तू सॉल्व करके पुट कर, नहीं आ रहा तो बात करते हैं ना। हाँ सर हाँ। मुझे तो फीलिंग आ रही है डेल्टा लैम्डा 1 माइनस कॉस थीटा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बन जाएगा। हाँ जी, ये आ रहा है क्या आंसर, ये देखो ये इससे क्या बन रहा है ये। ये तो बहुत ज्यादा अलग फॉर्मेट हो गया। मैंने तो वही बनाया अल्फा थीटा वाला, कुछ गड़बड़ हो गई क्या मेरी। रूट वूट आ रहा है। रूट आ रहा है, बुरा लग रहा है। तरीका तो अच्छा लगा था यार मैंने, इतना बढ़िया सुंदर तरीका। हाँ सर, मतलब मेथड शॉर्ट था, मैंने थोड़ा लंबा किया था। वेक्टर डायग्राम नहीं ना बनाते जनरली, हम एक्स वाई में रिजॉल्व करके करते हैं। हाँ सर, वो वेक्टर डायग्राम नहीं बना। डायग्राम बनाने से तो एक जिंदगी आसान हो जाती है, एक बार में वैल्यूज निकल गई P1 और P2 की P की टर्म्स में। हाँ सर। चलो मेरे को सॉल्व करके चेक करके भेजना इसका क्या आंसर बैठता है तुम्हारा, ये वाले मेथड से एक बार करूँ ना सिंपलीफाई, आप लोग यार कर रहे हो ट्राई। हाँ सर, कर रहा हूँ। आदित्य तेरी क्लास का सेक्शन है क्या 12B। वो आजकल बोलता नहीं है क्लास में बिल्कुल भी यार, मजा नहीं आता। मैं 90-30 डाल के चेक कर लूंगा। हाँ देखो चेक करो, मैं आंसर ढूंढता हूँ इसका यार, प्रॉपर आंसर। मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ ना, मैंने कहीं ना कहीं आंसर भी लिखा हुआ है इसका सॉल्व करके। आप 90-30 पुट करके दोनों तरफ से आंसर मैच करके देखो एक बार। हो सकता है कुछ मैंने ही ऊपर नीचे थीटा अल्फा, एक जगह ना मेरे को भी फील आ रहा है कि यार साइन थीटा वाली टर्म मिसिंग है, क्या वो कॉस ए प्लस बी में चली गई या क्या हुआ वो। नीचे वाली टर्म नेगेटिव आ रही है। हाँ सर, रूट के अंदर नेगेटिव है। रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव। हाँ सर। तो यहाँ पे जब मैं इसको इधर लेकर आया तो मेरे पास आया सर PC। आपने रेस्ट मास एनर्जी नहीं लिखी शुरू में। अरे यहाँ पर एक m0 c² की टर्म भी थी। तो ये वाली जो m0 c² वाली टर्म थी ये मिस की हमने, तो गलत हो गया, सारा एक्सप्रेशन ही गलत हो गया मेरा तो।
ये एक्सप्रेशन गलत लिखा मैंने। तो यहाँ पर आएगा E इंटू 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा और इसका स्क्वायर प्लस 2e 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा टाइम्स एम नॉट सी स्क्वायर। और अब ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी दोनों तरफ से और एक e कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो e की वैल्यू आ जाएगी, अब 2 भी आ गया मेरा यार, बढ़िया हो गया ना, 2 एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा। हाँ सर, इससे तो आ रहा है। क्या मेरा जो मैंने दिया आंसर वो आ गया? अब जो मैंने दिया वो ओरिजिनल आंसर हाँ हो गया ठीक, इसका मतलब ठीक है आंसर, दिक्कत ही खत्म हो गई सारी। हाँ भी सार्थक ऊपर वाले का मैच कर गया बेटा 14th का। हाँ जी सार्थक है यहाँ पे, चला गया। सार्थक है यहाँ पे, कोई आवाज नहीं आ रही तेरी। अच्छा चलो, और किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सर ये डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहा शायद, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में जो आंसर दिया है उसमें साइन स्क्वायर वाले कोई टर्म्स नहीं है, यहाँ पे 2 अलग अलग साइन स्क्वायर वाले टर्म्स आ रहे हैं। वो कैंसिल हो जाएंगे। नहीं ना, वो एक साइन स्क्वायर अल्फा है ऊपर और दूसरे में साइन स्क्वायर थीटा है। ओ हाँ हाँ, नहीं होंगे कैंसिल। क्या हाँ सर, यार, कैंसिल नहीं होंगे। ये तुम आपस में मतलब गड़बड़ करते रहते हो तुम कैंसिल तो। नहीं हो रही, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा बन रहा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा है, तो कैंसिल नहीं होंगे। सर अगर अगर वो कैंसिल होते तो फिर आंसर होते मैच तो करता। नहीं सर, कैंसिल होते तो भी नहीं होता था, माइनस का फर्क आता। नेगेटिव का फर्क होता हाँ था। वो भी है, वो 1 - 1 है, यहाँ पे 1 - है प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा -2 साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा माइनस, यहाँ माइनस लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कुछ फॉर्मूला बनता है क्या? सर पर उससे फिर साइन अल्फा माइनस थीटा वाला टर्म आ जाएगा। एक्चुअल डिनोमिनेटर में पॉजिटिव 2 साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा -1 ऐसा है। हाँ, अभी भी नहीं मैच कर रहा। चलो आई विल चेक आउट,
आप इसका प्रॉपर आंसर निकालो, मैं इसका न्यूमेरिकल वाला आंसर देखता हूँ, मेरे पास होना चाहिए कहीं ना कहीं। आई विल सर्च फॉर दैट आंसर, ठीक है। और कोई डाउट किसी क्वेश्चन में रह गया हो? चलिए ठीक है, फिर इस सेशन को क्लोज करेंगे हम यहाँ पे, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम सैटरडे को। तो सैटरडे को 10 बजे फ्री हैं सब लोग? मैं कर हाँ लूँगा, कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो मोस्ट लाइकली सैटरडे को 10 बजे होती है ना मेरी क्लास, 10:15? क्या टाइम होती है आर्यन? 10:30 सर। 10:30, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली सैटरडे वी विल हैव अ क्लास एट 10:30, और आगे कंटिन्यू करेंगे उसमें। इसमें एक तो ये देव रॉय के कॉन्सेप्ट के ऊपर और थोड़ी सी बात करेंगे, एंड देन हम वो पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, एक्सरेज। सर हमारा सैटरडे को कोई टाइम नहीं दिया है क्लास का। हाँ मुझे मालूम है, कोई टाइम नहीं दिया है, इसलिए बोल रहा हूँ। तुम फ्री हो सैटरडे को कि नहीं फ्री हो? हाँ सर फ्री है। सर फ्री है। बस ठीक है, फिर सैटरडे का क्लास का शेड्यूल मैं शेयर कर दूंगा। आप मान के चलो 10:30 पे क्लास आपकी सैटरडे। सर और वो CRE 2 CRE 2 भी डिस्कस करेंगे तभी, फिर अब क्या इलाज है। ठीक है सर, और CRE भेज दोगे? और CRE एक क्लास और ले लूँ, उसके बाद भेजूंगा। सर वो आपने एक न्यूटन्स लॉज की भी भेजी थी सीआरई। हाँ वो अभी मैं दूसरे ग्रुप वालों इनको भी शेयर कर देता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे उसको। हाँ सर। ओके सर। चलो ठीक है, सर थैंक यू सर। आगे वापस। हाँ। थैंक यू सर। सर आपने अभी वो क्वेश्चन नंबर 15 का आपने एक मेथड बताया था, उसके बाद आपने क्या बताया? कुछ नहीं बताया मैंने, इसको आप सॉल्व m0c लिखना भूल गए थे, मतलब वो रेशमा एनर्जी लिखना भूल गए थे, उसके बाद बताया क्या बताया? कुछ नहीं, बस वो लिख लिया था, उसको सॉल्व किया, आंसर अभी भी मैच नहीं किया यार। ये वहां से आया है वो लिखने के बाद। m0c² लिख सर दो। आप सैटरडे वाला क्लास 11 बजे रख सकते हो? हाँ कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, थैंक यू सर। ठीक है जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।